नया नेतृत्व खड़ा करने में लगी बीजेपी ने दमोह में नया प्रयोग किया है। बीजेपी ने उपचुनाव की कमान युवा नेतृत्व के हाथों में सौंप रखी है। यहाँ युवा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी की जीत सुनिश्चित करने युवाओं की फौज मैदान में दिन रात एक कर रही है, जिसमें कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव और उनकी टीम, जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया और उनकी टीम कांग्रेस से दो हाथ करने के लिए तैयार है। यही टीम चुनावी मैनेजमेंट भी देख रही है और दमोह के हर उस समीकरण को साधने की कोशिशों में जुटी है जो राहुल सिंह लोधी की जीत में मददगार बनेंगे। इस बार जो हमारा दमोह का उपचुनाव है ये युवाओं पे मुख्य फोकस है पार्टी का भी, और हमारे उम्मीदवार भी युवा हैं। इस कारण से एक बड़ा दारोमदार युवाओं पर है हमारा युवा मोर्चा भी, और भारतीय जनता पार्टी के सेकंड लाइन के सभी नेता। नीचे तक हमारी पूरी जमावट है सेक्टरों पर, बूथ पर। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी रणनीति के साथ और एक अच्छे समर्पण के साथ हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। और युवाओं के कारण ही, चूँकि वोटर भी बहुत बड़ी तादाद में युवा है, तो युवाओं में जो आपस में एक उम्र की समानता होने के कारण जो कम्युनिकेशन होता है, उस कारण से हम लोग ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर पा रहे हैं। बंसल न्यूज से खास बातचीत में अभिषेक भार्गव ने मलैया परिवार को लेकर लगाई जा रही उन सभी अटकलों पर भी विराम लगा दिया है जिन्हें कांग्रेस हवा दे रही थी। जैसे ही राहुल भैया उम्मीदवार घोषित हुए, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। पार्टी के लिए सिद्धार्थ भैया भी लगे, आदरणीय मलैया जी भी लगे, और आज सबसे ज़्यादा फ्रंट पर आदरणीय मलैया जी और उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहा है। बीडी शर्मा की युवा टीम के बड़े रणनीतिकार विधायक संजय पाठक ने भी दमोह में डेरा डाल रखा है। उनका दावा है कि यहाँ बीजेपी का हर कार्यकर्ता इस तरह से जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहा हो। इस बार तो जिस प्रकार से चुनाव में देखने में आ रहा है कि पार्टी का एक ऐसा लग रहा है जैसे एक कार्यकर्ता ही यहाँ पे प्रत्याशी हो। और आपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खूबी और देखी होगी कि हमारा शीर्ष नेतृत्व भी जो है वो किसी चुनाव को छोटा मान के नहीं लड़ता, चुनाव को चुनाव मान के लड़ते हैं। इसलिए चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष महोदय हों, आज सिंधिया जी का दौरा हुआ, भूपेंद्र सिंह जी, गोपाल भार्गव जी, इस सभी लोग यहाँ पे निरंतर लगे हुए हैं, कई मंत्री लगे हुए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ है, आप कितने भी बड़े पद में हो लेकिन हो कार्यकर्ता है। दूसरी तरफ जैसा कि पिछले 28 के उपचुनाव में कांग्रेस की रणनीति थी, यानी चुनाव को सत्ता पक्ष बनाम जनता बनाना, कांग्रेस उसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के साथी लगातार काम कर रहे हैं, जनहितैषी मुद्दों को उठा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इसका परिणाम जो है आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। जहां तक मीडिया विभाग की बात है, हम वहां पे हमारे एक विशेष टीम आप मीडिया के साथियों के बीच में जनहितैषी मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी, और वहाँ विधानसभा स्तर की जो समस्याएं होंगी उनसे भी आपको अवगत कराएंगे। पीढ़ी परिवर्तन की तरफ बढ़ रही बीजेपी ने प्रदेश की कमान दूसरी पीढ़ी के हाथों में सौंपकर इसकी शुरुआत पहले ही कर दी थी। यही वजह है कि इस उपचुनाव को भी युवा नेतृत्व के लिए एक पाठशाला की तरह बना दिया गया है। कुछ इसी तरह का प्रयोग बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में भी कर चुकी है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे। इसके पहले एमपी के 28 सीटों के उपचुनाव में बीडी शर्मा की युवा टीम पहले ही अपना कमाल दिखा चुकी है। यही वजह है कि अपने नए फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही बीजेपी दमोह को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, दमोह। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जंग में यूथ, निशाना चूक। और अब जबकि अंतिम क्षणों तक पहुंच रहा है ये चुनाव, और 15 अप्रैल वो तारीख होगी जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, और 17 अप्रैल वो तारीख होगी जब मतदान होगा, और 2 मई वो तारीख है जब नतीजे सामने होंगे। और बुंदेलखंड का दमोह, पहले तो बुंदेलखंड की ही बात। बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है जहाँ लोग काफ़ी आनंद उठाते हैं, काफ़ी मस्ती से चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जंग ही क्यों ना हो। और यही वजह है कि दमोह के इस चुनाव में रंग बहुत दिलचस्प है, और बुंदेलखंड का व्यक्ति लड़ाई के दौरान बड़ा निश्चिंत भी दिखता है। ये भी उसकी एक खासियत है, मिट्टी की खासियत कह लीजिए, अंचल की खासियत कह लीजिए, रीजन की खासियत कह लीजिए। और दमोह के चुनाव में भी ये चीज़ नज़र आती है। हालांकि राहुल लोधी जी ज़रूर उनके सामने चुनौती गहरी है, और गहरी चुनौती को लेकर वो जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना तय है कि चुनाव का ये जो रंग है ये काफ़ी दिलचस्प इसलिए है कि 2-3 वर्जन है इसमें। एक तो ये कहानी कही जा रही है कि
वहाँ लोधी कम्युनिटी वर्सेस ऑल कम्युनिटी जैसा एक चुनाव बन गया है। ये स्थिति है, पोलराइजेशन है, तो ये एक बड़ा अलग रंग लेकर आएगा। ग्रामीण दमोह जो है वो बीजेपी के पक्ष में खड़ा नज़र आता है, और शहरी जो दमोह है वहाँ ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ कांग्रेस की लहर नज़र आ रही है। तो ये भी बड़ा दिलचस्प इक्वेशन है। लेकिन दावा ये भी है बीजेपी की तरफ से कि हम अंतिम क्षणों के खिलाड़ी हैं, और जब तेज़ रन बनाने होते हैं तो हम तेज़ रन बनाकर मैच को अपने पक्ष में कर लेते हैं। ये बीजेपी की ताकत है। लेकिन क्या दमोह में एक बार फिर उसका नज़ारा हम देखेंगे, ये बड़ा सवाल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं आज की बातचीत में, उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं दमोह से जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ विधायक संजय पाठक जी। मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय सक्सेना जी, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं और संजय जी के अभिन्न मित्र भी हैं। दोनों राजनेता अपनी शालीन छवि के लिए पहचाने जाते हैं। शोर शराबा ना वो करते हैं, ना दोनों को पसंद है। तो आज की डिबेट में आपको तर्कपूर्ण बातें सुनने की काफ़ी संभावनाओं के दरवाजे जो हैं खुले रहेंगे, और ये खाकसार भी थोड़ा बहुत कुछ इसी रास्ते का हिमायती है। जगदीश द्विवेदी जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ हैं। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए पहले मैं जगदीश जी की तरफ आऊं, उसके पहले दोनों जो महारथी इस समय युद्ध स्थल से ही वहाँ की स्थितियों का आकलन करके आगे बढ़ रहे हैं। संजय जी, आप महत्वपूर्ण स्लॉग ओवर के बैट्समैन की तरह इस समय दमोह में डेरा डाले हैं, आईपीएल भी चल रहा है, तो क्या ये अंतिम 5 ओवर में तेजी से रन बनाकर मैच अपने पक्ष में करने का दावा है आपका? जी जी। देखिए, आप ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अंतिम समय के इंतजार में नहीं बैठती। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और चुनाव जीतने के बाद पूरे 5 साल चुनाव के मोड में रहती है। तो राहुल के आने के पहले से ही हम लोग तो चुनाव के मोड में थे। या ये कह लें कि 2018 चुनाव के परिणाम के बाद अगर विपक्ष सरकार में कुछ दिनों के लिए बैठ भी गई थी तो भी हम लोगों ने अपना चुनावी मोड नहीं छोड़ा था, और वो मोड हमारा कंटिन्यू था, वो आज भी है। और हम कोई 5 दिन के इंतजार में नहीं बैठे। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों को ही यहाँ पे समर्थन मिलेगा। पिछली बार की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, इस बार की परिस्थितियाँ पूर्णतः अलग है। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी भारी मतों से आगे बढ़ रही है, और अभी आप आने वाले समय में देखेंगे 2-4 दिन के अंदर आपको पूरा परिदृश्य क्लियर दिखेगा। और जितने भी कांग्रेस के यहाँ पे नेता दिख रहे हैं, 2 दिन के बाद यहाँ से सब नज़ारा दिखेंगे आपको। आप जब ये बात कह रहे थे तो आपके पीछे जो बैठक हो रही थी वहाँ कुछ करतल ध्वनि भी हमें सुनाई दी। चलिए, कहने वाले कह सकते हैं अच्छा संकेत है। शुभकामनाएं आपको भी और कांग्रेस को भी। विनय जी, संजय जी की बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी रिलैक्स नज़र आ रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी माशाल्लाह बड़ी रिलैक्स है। तो टाई की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि टाई हो जाएगा मैच, क्योंकि लोकतंत्र में टाई होना भी बड़ा खतरनाक होता है। 2018 में टाई होते होते चूक गया था, लेकिन टाई के काफ़ी नज़दीक था, तो उसकी बड़ी चुनौती हमने मध्य प्रदेश में देखी। इस बार क्लियर कट है, अब मंजर साफ है। 28 सीटों के उपचुनाव के बाद दमोह कांग्रेस बीजेपी की सेहत पे असर नहीं डालेगा, लेकिन मनोविज्ञान पे असर डालेगा। तो आपके क्या दावे हैं सर? आपकी बैटिंग कैसी चल रही है? जी शरद जी, द्विवेदी जी को और संजय भाई को मेरा प्रणाम, और जो आपके नागरिक देख रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। इस समय मध्य प्रदेश में दमोह का चुनाव खुददारी और गद्दारी के बीच चुनाव हो रहा है एक बार। क्योंकि मैं आज जब जनता के बीच घूम रहा था तो लोग कहते साहब हम लोग तो इतने खुददार लोग हैं दमोह के कि कभी भी गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करते। आदरणीय संजय पाठक जी ने अभी कहा कि हम लोग तो हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं, 5 साल हम चुनाव के मोड में रहते हैं, 5 दिन भी चुनाव के मोड में रहते हैं, मतलब जनता के काम के मोड में तो हम कभी रहते ही नहीं। मतलब पूरे टाइम घोषणाएं करो, नारियल साथ लेके चलो, चुनाव की तैयारी करो। और एक बड़ी अच्छी बात संजय भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं जो उन्होंने कही कि 2 दिन बाद कांग्रेस के सब नेता यहां से रवाना हो जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग आपको छूट देके रखा है? हम तो नियम के अनुसार 2 दिन बाद जैसे ही प्रचार बंद होगा तो हम लोग तो वाकई में अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे, लेकिन जनता इस क्षेत्र की यहाँ का निर्णय करने वाली। आपके नेता, आप या मैं यहाँ का निर्णय नहीं करने वाला हूँ। आपका क्या ये सीधा सीधा चेतावनी है कि हम लोग तो इसी जगह रहेंगे, ना हमको चुनाव आयोग के नियम की परवाह है, ना हमको कोरोना की परवाह है,
और ना ही हम चुनाव आयोग के नहीं आदरणीय विनय भाई आप मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड मत करिए, इसका गलत अर्थ मत निकालिए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था आपसे पूरा मौका है आपके कि पास। 2 दिन के अंदर इस परिस्थितियां एकदम स्पष्ट हो जाएगी। जी आप बोलिए विनय जी, बोलिए जी। मुझे ऐसा लगा संजय पाटिल जी कह रहे हैं कि हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हम तो आखिर तरफ जो लास्ट में आप पलटाने, उन्होंने कहा नदारद हो जाएंगे, उन्होंने कहा नदारद हो जाएंगे जी। सत्ता का करने के मूड में भाई जैसा ऊपर से निर्देश है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन दमोह की ने मन बना लिया। जब मैं आज आ रहा था तो रास्ते में एक बुजुर्ग के पास बैठा गांव में, तो वहां पे एक नारा लिखा, जन जन से नाता है, विकास कराना आता है। मैंने कहा दादा ये राहुल जी ने तो जो नारा किया है क्या ये सच होगा? तो उनका क्या कहना था वो मैं चाहता हूँ। जन जन से चुनाव लड़ने के बाद इनका रहा नहीं कभी नाता, और खुद के विकास को करने का इनको है आता। मतलब राहुल मोदी के बारे में ये बातें कहना। और एक बात याद दिलाता हूँ, माननीय शरद जी आप भी बैठे थे और आपके साथ राहुल लोधी जी का इंटरव्यू मैंने बड़े गौर से देखा था। मैं वंचल न्यूज बड़े गौर से सुनता हूँ। उस समय माननीय राहुल जी तो मेरे साथी तौर पे भाई, उनने क्या कहा कि मैं कभी भी कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊंगा, कमलनाथ जी मेरे पिता समान हैं, और अगर मैं कांग्रेस में जाऊंगा तो आने वाले भविष्य मेरे बच्चे और मेरी पीढ़ियां मुझको क्या कहेंगी कि मेरा पिता तो बेकार क्या, तो मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। ये बातें आज दमोह में हर जगह गूंज रही, आपका वो वीडियो की क्लिपिंग घूम रही है, और जनता से कुछ बात करो दिखाते हैं कि साहब ये देखिए कि हमारे राहुल लोधी ये कहते थे, वंचल न्यूज में कहते हैं। मैं ये भी कहना हो, छतरपुर का मेडिकल कॉलेज हो, और दमोह में हम नरियल फोड़ के माननीय शिवराज सिंह जेल में जो नरियल लेने के घूम रहे हैं, नरियल फोड़ते। मध्य प्रदेश सरकार का बजट कभी आया था 2.5 लाख करोड़ का कर्जा और 2.5 लाख करोड़ का बजट, ये बता देता है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो वर्तमान स्थिति। चलिए विनय जी, मैं आपका ऑडियो जो है कुछ इशू कर रहा है, मैं आपके ऑडियो को कोशिश करता हूं हमारी टेक्निकल टीम दुरुस्त करे, फिर मैं लौटता हूं आपकी तरफ। जगदीश जी, आपकी एक छोटी टिप्पणी। दोनों ही मित्र जो हैं वो बड़ी आश्वस्त भरी मुद्रा में हैं, चाहे मैं विनय जी की बात करूं या संजय पाठक जी की बात करूं। मुद्दे भी सबके क्लियर हैं, बहुत साफ हैं। बीजेपी का वही कोर इशू है, डेवलपमेंट का दावा, और कांग्रेस का वही खुददारी गद्दारी। बहरहाल आपके पास क्या फीडबैक है, क्योंकि आपके पास भी खबर पूरी रहती है, बीजेपी के बड़े माहिर रिपोर्टिंग के बहुत पुराने चावल हैं आप, क्या कहेंगे? दमोह का अपडेट क्या है आपके पास? जी जी देखिए शरद जी, दमोह का चुनाव बहुत संघर्ष का चुनाव है, बेहद कांटे का चुनाव है। संजय पाठक जी के अपने दावे हो सकते हैं, कांग्रेस के विनय सक्सेना जी के अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन एक बात से मैं आपकी सहमत हूं कि इस बार का चुनाव जो मुझे समझ में आ रहा है या जो मुझे सुनाई दे रहा है, वो विशुद्ध रूप से लोधी वर्सेस आल पे जाता हुआ दिख रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि चुनाव जा रहा है, लेकिन चुनाव उस मोड में जाता दिख रहा है। और यही वजह है, आप देखिए कि बीजेपी इस खतरे को समझ रही है, क्योंकि बीजेपी चुनाव में बहुत माहिर खिलाड़ी है। और संजय पाठक जी की एक बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूं कि ये वो पार्टी बन गई है जो पूरे 5 साल चुनाव के मूड में रहती है। इनके नेताओं की बातचीत से, इनके नेताओं के दौरों से, इनके पूरे समय आपको यही लगेगा गोया 1 महीने बाद विधानसभा इलेक्शन है या लोकसभा इलेक्शन है। ये पूरे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, या ये कह दें कि इस पार्टी ने पूरी तरह प्रोफेशनलिज्म जो है वो अपना के रखा हुआ है। ये 1 मिनट भी इस बात को दिमाग से नहीं जाने देते कि चुनाव है। ठीक उसी परीक्षार्थी की तरह मैं मानता हूं जो पूरे साल मेहनत करता है और जैसे लगता है कल एग्जाम है। एक बात तो ये। दूसरी बात, आपने देखा हो रामेश्वर शर्मा जी गए, ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई, नरेंद्र सिंह तोमर जी गए, क्षत्रिय समाज की मीटिंग हुई। ऐसे जिन जिन समाजों के नेता हैं उन समाजों पे पूरा फोकस है। क्योंकि इसका एक कारण भी है, बीजेपी ने ग्वालियर चंबल इलाके में ठीक इसी पैटर्न पे काम किया था और लहर उनके खिलाफ थी। मैं साफ साफ कह रहा हूं, लहर उनके खिलाफ थी। तब टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा जो है जनता के दिमाग में था, लेकिन अंतिम समय पे चूंकि उसकी एक संगठन की ताकत है, सबसे बड़ी ताकत उसके पास संगठन की ताकत है, और अंतिम समय में उसका जो परिणाम हो सकते थे, परिणाम जो उसके पक्ष में जाते नहीं दिख रहे थे, उसने अपने पक्ष में लाके खड़े कर लिए थे। उसके पीछे शिवराज सिंह चौहान जी की मेहनत थी, बीडी शर्मा जी का अपना संगठन कौशल था, उनके नेताओं की भी मेहनत थी। कांग्रेस अगर कहीं कमजोर नजर आ रही है, कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं और
अगर आप सैद्धांतिक रूप से देखें तो सैद्धांतिक रूप से भी बीजेपी इस चुनाव में कांग्रेस की तुलना में कमजोर है, क्योंकि निश्चित रूप से राहुल गांधी की वहां पे ऑडियो वीडियो को कांग्रेस मुद्दा बना रही है और ऐसी चीजें जनता में जल्दी घर करती हैं, ये मेरा अपना मानना है। चलिए, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद बीजेपी अपने संगठन चातुर्य की दम पे कुछ भी कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं परिणाम कहां जाएगा, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि राहुल लोधी के लिए चुनाव, ये वाला चुनाव उतना आसान नहीं है, क्योंकि जनता को फेस करना और जनता को जवाब देना बहुत साधारण और सरल काम नहीं होता। शरद जी, बिल्कुल। संजय जी, मैं आपकी तरफ फिर आता हूं। बीजेपी के बारे में उसके प्रशंसक और आलोचक दोनों ये बात मानते हैं कि अंतिम क्षणों में वो गेम को पलटने की कोशिश पूरी ताकत से करती है और स्टाइल उसकी खास होती है। वो देख लेती है कि जो चीज़ उसके खिलाफ जा रही है उसी को पकड़ लेती है। जैसे दमोह की हम बात करें तो अगर लोग ये कहेंगे कि साहब मसला तो ये है यहाँ पे, तो आप पकड़ लेंगे बुंदेली में कि भैया का चाहने यार, तुम्हें काय पंगा कर रहे तुम्हें हैं, काय खुददारी गद्दारी काय बात कर रहे तुम्हें का चाहने विकास में, सड़क चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बता दो हमें, सब तो है हमारे पास, और रूलिंग पार्टी के संगे रहोगे तो आनंद करोगे। तो ये आपका स्टाइल होता है। क्या क्या दमोह में भी यही स्टाइल है सर? बिल्कुल, ये स्टाइल क्या है, ये हकीकत भी है जी कि जहाँ जहाँ सरकार है, देखिए ढाई पौने तीन साल बचे हैं सरकार, 2.5-3 साल बचे हैं सरकार को। और बुद्धिमानी भी ये होती है, बुद्धिमत्ता भी ये होती है कि सारे कार्य तो हमारे सरकार से ही पूरे होने हैं। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, सड़कों के निर्माण की बात हो, नए बस स्टैंड की बात हो, बाईपास की बात हो, कुछ भी हो, ये सब सरकार से बनना है। और जनता आज के जमाने में इतनी होशियार और समझदार हो चुकी है कि जनता अपना हित देखती है, अपने नगर का हित देखती है। नगर का हित जहां होगा जनता वहां जाती है। ये जितना बिकाऊ टिकाऊ बिक गई खुददार गद्दार, ये सारी चीजें नगण्य हैं, ये सब फालतू की बात है। ये बातें अभी 28 जब उपचुनाव हुए उस पे जनता ने इन सारे मुद्दों को उठा के किनारे कर दिया और विकास का मुद्दा लिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों ने भरोसा किया, शिवराज जी के कार्य पे भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे भरोसा किया, और इसी का परिणाम था कि हम वहां पे भी 28 चुनाव में भारी वोटों से चुनाव जीत के आए। बहुमत हमारी पूरी सरकार आ जाके बैठी है। यही स्थिति आज यहाँ की भी है। कांग्रेस चाहे जितना कोशिश कर ले कि इसको लोधी वर्सेस ऑल बनाने की, जैसे कि अभी विनय जी ने बोला और सम्मानित पत्रकार बंधु हमारे द्विवेदी जी ने बोला, यहाँ पे मैं फील्ड में घूम रहा हूँ, नगर में भी घूम रहा हूँ, ग्रामीण में भी घूम रहा हूँ, ऐसा कहीं कोई माहौल नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है। प्रत्याशी कोई, उसके नाम से कोई लेना देना नहीं होता कि ये राहुल लोधी है या संजय पाठक है। भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता प्रत्याशी होता है और संगठन चुनाव लड़ता है। इसीलिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि दमोह की जो बुद्धिजीवी जनता है वो अपने हित में निर्णय ले रही है। और जो आज आदरणीय विनय जी बोले थे, जिन्होंने मेरी बात का गलत अर्थ निकाल लिया कि 2 दिन बाद ये नदारद हो जाएंगे, ये चुनाव आयोग के परिप्रेक्ष्य में मैंने जवाब नहीं दिया था। मैंने ये इसलिए बोला था कि एकदम स्पष्ट दिखने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है, और ऐसे करके एक एक करके कांग्रेस के नेता जो ड्यूटी पे लगे, जब उनको उत्तर संतोषजनक नहीं मिल रहा है तो धीरे धीरे करके लौटना चालू हो गए। अगले 1-2 दिन में पूरे मैदान छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जनता की तरफ से अब उनको रिस्पॉन्स भी मिलना बंद हो गया है। जी विनय जी, सुनिए आपने बात। और कांग्रेस के लिए ये कहा जाता है कि आप अपनी पुरानी पुण्याई पर बहुत निर्भर करते हैं। जैसे पुराने बुजुर्ग होते थे कि भैया यज्ञ अपना चल रहा है, जम के पूजा पाठ, थोड़ी देर में बिल्कुल आसमान में घनेरे काले बादल आएंगे, ऐसे बरसेंगे ना, सारों संकट दूर हो जाओ भैया। ये अनुमान पर आप ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि जमीनी सच्चाई, हकीकत, अंतिम समय की रणनीति, इस पर भी पूरी निगाह होती है आपकी? जी, मैं संजय भाई फिर से उस बात को दोहराता हूं कि उनका कहना है या चुनाव आयोग के नियमों के बावजूद संजय पाठक जी आखिर के दिन तक डटे रहेंगे, इसका वो जवाब जरूर दे। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भाजपा के सब मंत्री डटे रहेंगे, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा, चुनाव आयोग को देखना है कि ये जो बातें खुलेआम कह रहे हैं कि हम तो डटे रहेंगे, आखिर तक कैसे डटे रहेंगे, हम लोग भी देखना चाहते हैं। तीसरा, एक बात जो आपने कहा, मुद्दे की बात जमीन पे करूं, मैंने अपने डटे रहने की बात नहीं की भाई, मैंने अपने डटे रहने या नहीं रहने की बात नहीं की, मैंने तो आपके नजारत होने की बात की, कांग्रेस के नेताओं को मैदान छोड़ के भागने की बात की है। जी, आपकी बात में बोला बीच में। चलिए बोलिए आपसे निवेदन। जी, ये कहते हैं कि हम जमीन दिखा देंगे, तो यहाँ की जनता कहती है कि जबलपुर से जो दमोह है, अभी आप चले जाइए जबलपुर, दमोह नाका, दमोह जो
जबलपुर में नाका कहलाता है दमोह में, उससे आगे बढ़िए तो गड्ढों की भरमार है। अभी माननीय राष्ट्रपति जी आए तो आधी सड़क बन गई, परंतु दमोह की जनता के सड़क के गड्ढे नहीं भर पाए यहाँ की सरकार। और जो संजय जी ने एक हार अपने आप स्वीकार कर ली कि राहुल लोधी अब चुनाव नहीं लड़ रहे। इनको पता है राहुल लोधी के नाम से विनय भाई क्यों जनता बोल जो रहे है हैं? मैं कल आया हूँ, नहीं है। एक हार मैं अच्छी कल स्वीकार जबलपुर कर गया ली था, कि कोई राहुल रोड खराब लोधी नहीं है। वोट नहीं देंगे, अब तो हम भाजपा के नाम पे वोट मांगेंगे। जैसे लोकसभा के चुनाव में इनके सांसद वोट नहीं मांग रहे थे, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांग रहे थे, वैसे ही भाजपा को ये बिल्कुल तय हो गया है कि राहुल लोधी के नाम पे जनता विश्वास करने तैयार नहीं है, और राहुल लोधी के नाम पे ना राहुल लोधी को और ना भारतीय जनता को वोट देने तैयार है। इसलिए तय है कि भारी बहुमत की तो आप बात छोड़िए, यहीं से मध्य प्रदेश की हार की शुरुआत होगी, जो आने वाले लंबे समय तक आपको इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी हिंदुस्तान में। और इसकी शुरुआत विनय भाई, हमारी पार्टी ये हमारी पार्टी की खासियत है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति प्रत्याशी नहीं होता, हर कार्यकर्ता प्रत्याशी होता है। मेरे आपकी बात में बीच में नहीं बोलता हूँ, आप संजय भाई क्यों बोलते हो? मेरी आप अपने समय में बात रखो, लेकिन आपके प्रति प्रेम है विनय जी, आपके प्रति बड़ा प्रेम है संजय जी का। ये जो आपने अपने आप को 2 कदम पीछे हटाया है, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की खींच और भारतीय जनता पार्टी की हार जो है वो स्पष्ट दिख रही है, और यहाँ की जनता ने तय कर लिया है। 17 तारीख और आने वाला रिजल्ट माननीय शरद जी भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। और उन्हीं राहुल लोधी का जो ब्रह्मवाद उन्होंने पंचल न्यूज में कहा था कि मैं अपने पीढ़ी को क्या जवाब दूंगा, तो दमोह की जनता भी कहती है कि आने वाली पीढ़ी को हम जवाब देना कि दमोह की जनता गद्दार नहीं हो सकती, खुददार है। चलिए, राहुल लोधी को सबक सिखा देगी, ये यहाँ की जनता ने कसम खाई हुई है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ। चलिए 2 मई को मेरी कोशिश होगी कि पैनल में आप दोनों, बल्कि आप तीनों हों, जिससे एक बार हम कोशिश करें, रिकॉल करें पुरानी स्मृतियों को। हालांकि चुनाव होता है और कोई नहीं जानता कि इसका ऊंट किस करवट बैठेगा, इसलिए इसकी कोई बात नहीं है कि कोई मूंछ का बाल गिरवी रखने जैसी बात नहीं है जैसा पुराने समय में होता था। क्योंकि चुनाव जो है बड़ा टसल का और अगर मगर का चुनाव भी होता है, और पिछली बार भी दमोह का चुनाव सांस रोक देने वाला चुनाव था। अब देखते हैं इस बार ये प्रचंड जनादेश का चुनाव होता है या पिछली बार की ही परिक्रमा करता हुआ दिखता है। जगदीश जी, जिस तरह की दमोह विधानसभा की हिस्ट्री है, एक तो वहाँ मलैया फैक्टर तो अदृश्य दृश्य दोनों रूप से बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि ग्रामीण दमोह हो या शहरी दमोह हो, वो मलैया परिवार की बॉडी लैंग्वेज ज़रूर देख रहा होगा। हालांकि बीजेपी ने बाय इलेक्शन जो 28 सीटों के हुए उसमें इस फैक्टर को बड़े अच्छे से काउंटर किया कि जहाँ जहाँ भी तथाकथित क्षुब्ध नेता थे उनके, जिनकी पारंपरिक सीट पर कांग्रेस का व्यक्ति चुनाव लड़ा, वहाँ पर ये चुनौती रही, लेकिन फिर भी बीजेपी उससे निकल गई। तो दमोह भी अपवाद नहीं हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जैसा आपने भी स्वीकारा कि ये फैक्टर हो सकता है, फिर भी और क्या फैक्टर हो सकते हैं जो दोनों ही पार्टियों के पक्ष में जाते हुए आपको दमोह में दिख रहे हैं? जी जी देखिए शरद जी, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि जो दमोह और उसके आसपास की चुनाव है, ये चुनाव जातिगत समीकरणों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक चीज इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है वो जातिगत समीकरणों का रहता है, और जातिगत समीकरणों के आधार पे ही टिकट दिए जाते हैं। हालांकि कांग्रेस का टिकट इसका अपवाद है, लेकिन जैसे जयंत मलैया जी ने इन मिथकों को तोड़ा, तो उसका एक कारण था कि जयंत मलैया वहाँ पे उनका सारे समाजों में एक समान रूप से उनका दखल था, उनके सारे लोग एकजुट होकर उनके लिए काम करते थे। अब सवाल केवल यही है कि जयंत मलैया और उनके समर्थक वो काम कर रहे हैं तो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण कई चीज़ें बीजेपी अभी समझ रही है। लेकिन बीजेपी ये भी समझ रही है कि ये अवसर उन बातों को कहने का नहीं है, बातें चुनाव के बाद बहुत सारी डिस्कस होंगी। लेकिन मेरा एक मानना इसमें जरूर है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि बीजेपी, चूंकि बीजेपी के पास मैं बार बार जो कह रहा हूँ, वो संगठन की इतनी बड़ी ताकत है, वो इतने नेताओं को झोंक देती है, और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस कदर से चुनाव प्रचार में खुद को झोंकते हैं। आप देखिए अभी कि इस बीच में कमलनाथ जी की वहाँ केवल एक सभा हुई, मुख्यमंत्री होते हुए शिवराज सिंह जी 2 बार आ गए वहाँ, फिर एक और दौरा उनका वहाँ होने वाला है, वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर जी पहुँच गए, वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहुँच गए, वहाँ भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, बहुत सारे मंत्री वहाँ तैनात हो गए। तो बीजेपी की ये जो शैली है, जो आक्रामक शैली है, ये चुनाव प्रचार को, चुनाव परिणामों को प्रभावित करती है, या हम कहें बदल दें,
कांग्रेस में विनय सक्सेना जी से भी एक बात कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस को कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन कांग्रेस को इन सब चीजों से सीखना चाहिए। क्यों नहीं आप अपने सारे दिग्गजों को वहां उतार देते? रहने में दिक्कत क्या है भाई? आपके पास तो मैं नहीं समझता, सरकार भी आपकी नहीं है, तो आपके पास कोई बहुत जरूरी और बहुत बड़े काम भी नहीं है। उतरिए मैदान में, कैंप करिए, 6-6 दिन कैंप करिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पिछले 15 दिनों में से 11 दिन वहीं रहे हैं। आपके बड़े नेता भी 10-10 दिन, 11-11 दिन रह सकते हैं, लेकिन ऐसा होते नहीं दिखता। यही वजह है कि कई बार परिस्थितियां आपके फेवर में होती हैं, लेकिन उनको आप अपने अनुकूल नहीं ले पाते। ये बात कहने सुनने में, कैमरे पे मेरी बात को विनय जी स्वीकारें ना स्वीकारें, लेकिन मेरा ये दृढ़ मत है कि जब इसको वो अंदर से सोचेंगे तो उसे स्वीकारेंगे, क्योंकि यही चीजें चुनाव को प्रभावित करती हैं। आपके 5 बड़े नेता वहां जाके क्यों नहीं रह सकते 10 दिन? क्यों? उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है, कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक दिन जाने और 1 घंटे घूमने से कोई माहौल नहीं बदला करते। बड़े नेता जब बैठते हैं तो कार्यकर्ताओं की गुटबाजी दूर होती है और कार्यकर्ता उनको दिखाने को ही सही, लेकिन काम करता है। ये बीजेपी की शैली है। अगर किसी सामने वाली पार्टी की कोई चीज अच्छी है तो उसे अपनाइए आप। बहुत कम समय है विनय जी, कुछ सेकंड से अपनी बात जी। द्विवेदी साहब जो है, कांग्रेस के नाते में ये कह सकता हूं, द्विवेदी साहब आपकी हर अच्छी सलाह, आपका मार्गदर्शन, उसको संजीदगी से लेने का काम हमारे नेता करेंगे। आपने जो बात कही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सभी वरिष्ठ नेता इस समय, हम लोग कोरोना का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन दमों में एक नई चीज दिख रही है। डरो ना, चुनाव में वोट डालो, चुनाव हो जाएगा 17 के बाद। यहाँ भी बहुत बुरे हालात हैं। माननीय कमलनाथ जी आए, उन्होंने भी सबको सलाह दी, कार्यकर्ताओं को भी, जनता से भी कोरोना से डरिए। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ आदरणीय द्विवेदी साहब ने जो कहा, बल्कि मैं तो संजय पाठक जी की हर बात को बड़े जिम्मेदारी से ले रहा हूँ। उन्होंने जो हमको संज्ञान में दिया कि हम लोग आखिर के दिन तक डटेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे चुनाव आयोग भी इसको संज्ञान में ले। चलिए संजय जी बहुत कुछ सेकंड से अपनी बात कहिए जी। अरे आप लोग नहीं डट पाओगे भाई, कांग्रेस के लोग इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा लगता है आपको? संजय पाठक जी कितनी गर्मी बर्दाश्त कर पाते, उनको भी पता है, हमको भी पता है। आचरण में, इनके संस्कार में नहीं है। और ये दमोह के मतदाताओं का जो चेहरा है, जो रुख है, जो उनकी तरफ से जो दिख रहा है, उसको देख के अभी 1 आध दिन के अंदर सब नाराज हो जाएंगे ये लोग। चलिए बिल्कुल ये हमें बताएगा 17 अप्रैल बताएगा। लेकिन आप दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखकर मैं ये कह सकता हूं कि दमोह का जो भी नतीजा सारे रिकॉर्ड होगा, को ब्रेक करके जीतेंगे। बिल्कुल, दमोह का जो भी नतीजा है वो बहुत दिलचस्प होगा जी। और जिसके भी पक्ष में जाएगा, दोनों को शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये काफ़ी दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस भी बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही है और बीजेपी तो हमेशा बहुत ही मस्त तरीके से चलती ही है। अंतर वही है कि बीजेपी का कार्यकर्ता खूंटा गाड़ कर बैठता है, कांग्रेस के लिए थोड़ा सा भिन्न होता है परिदृश्य। और बीजेपी के लिए ये भी रहता है कि वहाँ एक और दृश्य और अदृश्य आँखें, आप और हम सब जानते हैं वो आँखें कौन सी हैं, वो मूल्यांकन करती हैं और वो बीजेपी के नेताओं के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। इसलिए वहाँ अगर आप किसी बीजेपी के नेता के कान में फुसफुसा कर इतना कह दें कि भाई साहब कह रहे थे कि ये अगर बढ़िया गया तो मूल्यांकन कुछ अलग तरीके से होगा, तो ये अमृत संजीवनी होता है बीजेपी के नेता के लिए। और एक तरफ अनुशासन और एक तरफ दृश्य और अदृश्य आंखें बड़ा मुख्तलिफ मंजर कर देती हैं बीजेपी के लिए। चलिए शुभकामनाएं दोनों को, बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का।